जिंदगी जिंदा दिली का है नाम, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। दादी दादी दादा बताइए ना। जी दादी बताइए बताइए क्यों बताएंगे, बताते हैं। बिहार के वैशाली जिले में नून नदी के किनारे बसा ये छोटा सा गांव खिसराही। Wave Beats Music. सन 1931 में हाजी अब्दुल रशीद साहब के तीसरे साहिबजादे मोहम्मद अब्दुल हकीम उस्मानी साहब की पैदाइश इसी गांव में हुई थी। पातेपुर स्कूल से अपनी बुनियादी तालीम मुकम्मल करने के बाद मुजफ्फरपुर के एलिस कॉलेज में दाखिला लिया। बीएससी एग्रीकल्चर की तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने सरकारी मुलाजमत अख्तियार कर ली और सूबे बिहार के मुख्तलिफ शहरों में अलग अलग ओहदे पर फायज होकर अपने काम को बखूबी अंजाम दिया। Wave Beats Music. 10 जून सन 1961 को उनका निकाह जनाब सैयद बदियुद्दीन साहब की दुख्तर सरवतुल फातिमा साहिबा से मुजफ्फरपुर में अंजाम पाया। इस निकाह में मुश्तरका ख़ानदान के अफराद ने शिरकत की। सन 1988 में मोहम्मद अब्दुल हकीम उस्मानी साहब जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के ओहदे से रिटायर हुए और मुजफ्फरपुर में अपने तामीर शुदा मकान में ताउम रिहाइश पजीर रहे। उनका नेचर अच्छा था, वो खुशमिजाज और अखलाकमंद थे। हर काम वक्त डिसिप्लिन के साथ हर काम वक्त पे करना पसंद था। अपने बच्चों को तो वक्त देते ही थे। ख़ानदान के सभी बच्चों से काफ़ी उनसियत थी और उन्हें देख के बहुत खुश होते और एंजॉय करते। बागोबहार शख्सियत के हामिल थे। उनका तज़किरा आते ही चेहरे पे एक अजब खुशी छा जाती है और निशात-फ़सानिया का एहसास उजागर हो जाता है। उनके साथ बहुत सी पुरलुत्फ़ यादें वाबस्ता हैं। एक अच्छे मुसलमान के लिए आला अखलाक का होना बहुत ज़रूरी है। उनका अखलाक बहुत ऊंचा था और वो लोगों से बहुत फ़रादली से मिलते थे। उनके बॉडी लैंग्वेज से ही लगता था कि वो लोगों से मिलकर कितने खुश हो रहे हैं। उनका दस्तरखान बहुत वसी था और किसी को भी बग़ैर खातिर तवाज़ा किए हुए वापस जाने नहीं देते थे। दुल्हा भाई हमारे महल्ले में काफ़ी मकबूल थे। नौजवान तबके में वो काफ़ी दिल अजीज़ थे। वो बहुत अच्छे से तैयार होते थे और बेहतरीन कपड़ा जामा ज़ेब करते थे। इस वजह कर महल्ले के नौजवान लड़के उन्हें हीरो कहकर पिलाते थे। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम लड़कियाँ भी उनसे काफ़ी मजाक किया करती थी। वो जब भी बाजार जाते थे हम लोगों को साथ ले लेते थे। वो कल्याणी चौक पर ख़ास फल वाले की दुकान पर जाते थे। दुकान वाला उनको देखकर बहुत खुश होता था और उसका ख़ास जुमला था कि हुजूर का दर्शन बहुत दिनों के बाद हुआ है। दुल्हा भाई खुश होकर उसके यहाँ से काफ़ी फल ख़रीद लेते थे और फिर ख़ास सब्ज़ी वाले के यहाँ से सब्ज़ी लेते थे। लौटते हुए पूरा पायदान, रिक्शे का पूरा पायदान फल और सब्ज़ी से भर जाता था। यहाँ तक कि वह हजामत भी ख़ास सैलून में जाकर एक ख़ास हजाम से करवाते थे और उससे भी बहुत फंदा पेशानी से मिलते थे। दुल्हा भाई को खिलाने का बहुत शौक़ था जो कि ऐन सुन्नत के मुताबिक है। उनके
दस्तरखान पर हमेशा लोग रहते थे। शाम का नाश्ता उनका बड़ा पुरतकल्लुफ़ होता था। हमारे घर के लड़के इंतज़ार करते थे कि वो कब लौटेंगे। उस ज़माने में वो मुसहरी में पोस्टेड थे और आबदा स्कूल के पीछे किराए के मकान में रहते थे। शाम ही में लड़के वो वहाँ पहुँच जाते थे और खूब अच्छे से नाश्ता कर वापस आते थे। दुल्हा भाई जब मोतीपुर और नरकटियागंज में पोस्टेड थे तो अक्सर हम लोग को वहाँ ले जाते थे और सुबह से ही बेटी के वक्त से ही हम लोग की खातिर तवाज़ा शुरू हो जाती थी। उनको खिलाने का इतना शौक़ था कि वो दूसरे लोगों को भी बुला कर खिलाते थे। दुल्हा भाई लोगों की काफ़ी मदद करते थे, हो जाते थे। दुल्हा भाई को लोगों की मदद का भी बहुत जज्बा था। यहाँ तक कि सिकंदर साहब मरहूम की भी उनके एमए पास करने के कई सालों के बाद उन्होंने नरकटियागंज कॉलेज में लेक्चर की हैसियत से नौकरी दिलवाई थी। एहतशाम था कि एक करीबी दोस्त की भी नौकरी उन्होंने लेक्चर की हैसियत से विक्रमगंज में दिलवाया था। उन्होंने और भी कई लोगों की मदद किया था। दुल्हा भाई रात को देर तक जागने के आदी नहीं थे। डॉक्टर साहब की महफिल में वो अक्सर औंधने लगते थे, फिर जाकर सो जाते थे। लेकिन सुबह सादिक के वक्त उठ जाते थे। अक्सर वो सुबह में कुरान शरीफ की तिलावत बहुत अच्छी किरात से करते थे। बहुत बावहार शख्सियत थी। हम जब आते थे घर खिसराई, हम लोगों के बचपन में तो बाहर आ जाते थे। बच्चों से उनकी वो खास रग़बत थी। बच्चों के साथ खूब जो है वो दिलचस्पी के साथ खेलते, उनको उनके साथ मोहब्बत करते, उनके साथ उनके लिए हमेशा कुछ न कुछ लाते रहते, कुछ तोहफा तोहफ़ा। उस ज़माने में टॉफ़ी भी बहुत बड़ा तोहफा समझा जाता था। तो काफ़ी टॉफ़ी जब आते थे तो काफ़ी दिलचस्पी लेते थे लोग। मिलने मिलाने में क्या मज़ाक था, मिलते जुलते रहते थे लोग, उनसे बहुत खुश रहते थे। काफ़ी दरवाजे पर आकर काफ़ी देर लोग उनसे गुफ्तगू करते, बातचीत करते, हंसी मजाक होता रहता। गांव के लोगों के साथ उनका बहुत हमदर्दाना रवैया था। अपने महकमे में बहुत सारे लोगों को ले जा करके बहाल भी करवाया था। गांव के कई आदमियों को महकमे में सबकी बहाली 3-4, जहाँ तक कोई याद पड़ता है 3-4 आदमियों की बहाली उन्होंने करवाई। अस्सलाम वालेकुम। मेरा मरहूम संजले अब्बा लेट हकीम उस्मानी से बचपन से आखिर के दिनों तक बहुत करीब रिश्ता रहा, गुर्बत रही। बचपन में मैं उन्हें अपना रोल मॉडल मानता था। जब हम लोग छोटे थे और कसराई आया करते थे तो उन्हें देखकर बहुत इंस्पायर होते थे हम लोग और हमेशा सोचते थे कि काश हम भी उनकी तरह बने। बहुत ही खुश मिजाज, डायनेमिक और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के इंसान थे। मुझे एक बचपन का वाक़या याद है जब मुझे एक रोज़ उन्होंने बहुत ज़ोर का थप्पड़ मारा। तब मैं शायद 5-6 साल 7 साल का रहा हूँगा। उनकी शादी के एक दिन कबल खिसराई में उपटन की रस्म में किसी ने गलती से उनके आँख में उपटन लगा दिया। बहुत लहर रहा होगा, वो बाहर भागे और वो मुँह धो रहे थे। मैं छोटा था, समझ नहीं थी। मैंने जाके उनसे ये कहा कि संजले अब्बा कैसा लगा, तो वो गॉट वेरी एंग्री और उन्होंने बहुत ज़ोर का थप्पड़ मारा कि मैं नीचे गिर गया और मुझे अभी भी याद है। तो वो एक मोमेंट्री गुस्सा था। उसके अलावा मैंने ज़िंदगी में उन्हें कभी भी गुस्सा होते नहीं देखा मैंने। और हमेशा वो सबको इनकरेज करते थे और पॉजिटिव अप्रोच के इंसान थे और हर किसी को कहते थे कि आप
मेहनत करो, आगे बढ़ो, और बहुत ही स्पोर्टिंग स्पिरिट के आदमी थे, हमेशा एक्टिव रहते थे, सबका ख्याल रखते थे, और लास्ट के दिनों तक भी जब वो हॉस्पिटल में थे तो हमेशा वो मुस्कुराते रहते थे और अच्छी अच्छी बातें करते थे। उनकी बहुत सारी यादें हैं जो हम अक्सर बेशतर हम लोग उन्हें याद करते हैं और अपने जिक्र में, डिस्कशन में घर में उनकी हमेशा चर्चा रहती है। और हम सभी लोग उनकी दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत में नसीब करे, और उनको हमेशा हम लोग मिस करेंगे और उनको जिक्र करते रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया। M.A.H. उस्मानी, मोहम्मद अब्दुल हकीम उस्मानी, जो हमारे बहनोई थे, जिन्हें हम लोग छोटे दुआ भाई कहते थे। बेइंतहा मुखलिस, मिलनसार और हंसमुख इंसान थे। उनका खुलूस, बड़ों की इज्जत और छोटों की से शफ़क़त बेमिसाल है, जो कि हमारी ज़िंदगी में एक इंस्पिरेशन थी। शोखी और हल्का पुल्का मजाक उनकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा था। हालांकि उनकी और हमारी उम्र में तकरीबन बाप बेटे का फ़र्क था, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने रिश्ते को उम्र के ऊपर तरजीह दिया। चुनांचे शादी के फ़ौरन बाद ही उन्होंने अपने बहनोई होने का किरदार निभाना शुरू कर दिया और अपने इस 5 बरस के नन्हे साले से छेड़छाड़ शुरू कर दी। मैं मुजफ्फरपुर के एक कोएड स्कूल प्रभात तारा में पढ़ता था। उन्होंने कहना शुरू किया और छेड़ना शुरू किया कि मैं लड़की के स्कूल में पढ़ता हूँ। अब देखिए, जवानी और बचपन की सोच में कितना फ़र्क होता है। मैं भी बेवकूफ़ शर्म से स्कूल जाना छोड़ दिया। उन्होंने बड़ी मोहब्बत और खुलूस से मुझे 6 बरस की उम्र में अपने साथ बेतिया लेके गए, जहाँ उनकी पोस्टिंग थी। वहाँ भी उन्होंने नहीं बख्शा। उनके एक पड़ोसी थे जिनकी बेटी का नाम था रीटा, वो शायद 8-10 साल की रही होगी। उससे उन्होंने हमारा नाम जोड़कर काफ़ी महसूस होने लगे। उनकी मोहब्बत और कशिश ऐसी थी कि वो जहाँ जहाँ गए, पोस्टिंग हुई, हम वहाँ गए। अट्रैक्शन ये भी था कि अच्छे खाने के मासवा मूवी देखने को मिलता था, तोहफे मिलते थे। दूसरे ये कि जब उनके नवज़ादा बच्चे के कान में अजान डालने का होता था तो मुझे अगर मौका मिला तो उसमें मुझे पैसे भी मिले, कपड़े भी मिले, और वो हमारे लिए जरिया माश हो गया। दुल्हा भाई की छेड़छाड़ सबों से थी, लेकिन हमें लगता है कि उनका रुजू हमसे कुछ ज्यादा था। कॉलेज के ज़माने में जब हमारे बड़े बाल हुआ करते थे सर पे, तो वो मुझे मुज़ल्लुफ़ पुकारते थे। बचपन और टीन के बीच में हमारा कद तेजी से बढ़ा, तो उन्होंने मेरे लिए एक और मुहावरा दिया, वो ये कि कुल्लुन तवीलुन अहमकुन। होली के मौके पे काफ़ी दिल खोल करके उन्होंने रंग लगाए, और सिर्फ रंग ही नहीं बल्कि नाली की गलाजत भी जो मुँह पे लगाई। हमने भी रिश्ते का पूरा हक जमाया और कोई कसर नहीं छोड़ी। मज़े की बात यह है कि हम लोग कभी एक दूसरे से नाराज़ नहीं हुए। उनकी कुछ अदाएँ ऐसी थीं जो हम लोग जिसकी वजह से उनको हीरो पुकारते थे। मसलन वो कागज़ की पुड़िया में हमारी बहन का टेल्कम पाउडर डाल के जॉब पे ले जाते थे और वहाँ उसे लगाते थे ये सोच करके कि शायद
कुदरत जो है अपना कोई करिश्मा दिखा देगा। कभी वो गुनगुनाते, कभी कमर लचकाते, तो कभी कभी सीटी बजाते, और इस तरह से हम लोगों का दिल हमेशा लुभाते। उनके रहने से हमारे घर का माहौल जो था वो बहुत ही खुशगवार रहता था, सभी लोग पसंद करते थे। 1989 में के सितंबर में जब मैं दिल्ली से मुजफ्फरपुर आया इंग्लैंड जाने की तैयारी में, तो उस ज़माने में बुजुर्गों की राय हुई कि हमारे पाँव में बेड़ी बांध दी जाए। तो हमारी रजामंदी के लेने के का काम जो है वो हकीम साहब के नाम से पुट किया गया, और हकीम साहब मुझे अपने नए घर की खुली छत पर ले गए, ये दरियाफ्त करने के लिए कि क्या मैं अपने जो मौजूदा बेगम है उससे रिश्ता कायम करने की ख्वाहिश रखता हूँ। बाकी सब तो हिस्ट्री है, लेकिन मैं वो खुली छत भूलूंगा नहीं कभी। हकीम साहब ने इस अपनी कामयाबी को एक दूसरे मुहावरे से शुरू किया, वो ये कि बात पुख्ता-पज़ हो गई। ये पहली बार मैंने सुना था ये वर्ड। बहरहाल जिंदगी गुजरती गई, उम्र भी बढ़ती गई, लेकिन हम लोग हर मौके से जेन्युइन अंदाज से हमेशा प्यार और मोहब्बत से मिलते रहे। छेड़छाड़ बंद नहीं हुई, लेकिन संजीदा होती चली गई। But I want to celebrate the long journey of about 40 years, which brought always pleasure and happiness to all of us. The very presence of him was enough for us to feel that he was really Masiha for every good, every poor person. He has done everything all through his life to make people happy without caring what he is going to get from by helping people. He always wanted to make every moment enjoyable, whether it is working with Thudan, Mandal or Azim, way back in Nakartiyaganj or Bethia or anywhere in Musari. He always tried to be with people. He always tried with the children. Whenever they Shabbu Baji and Dulha Bai, I would call him with love and affection as Bhumani, was just like an extended family to us. We have never thought that there's different. We are part of it. We grew as a team. We had a room called Shabbu Baji's room, where every small kid, Archie, Fazi, all this were born. And so I have to, if you ask me to know, to remember, to recollect things, मुझे एक शेर याद आती हैं बातें उनकी, पर ये मुझ पर नहीं खुलता, किन बातों पे अश्क बहाएं, किन बातों पे जी बहलाए। स्मॉल थिंग्स लाइक सुबह के वक्त अंधेरे में जाने में अंडा उबालना, वो स्टोव की आवाज़, वो सबको जगाना, चाय बनाना, फिर अलका, दीपक, भाले जलपान एंड वहाँ ले जाना, कभी ये मिठाई, कभी वो संदेश, कभी वो जुबली की का बिस्कुट, कभी कुछ, but he always tried and we always thought that he is a person, whenever he is there he will get us something, चाहे छोटी छोटी चीज़ हो, चाहे बड़ी बड़ी खुशियाँ हों, and he had no ego at all. कैफ़ी ने हमसे कहा था अब्बू के बारे में कुछ बोलने। पहले तो सोच रहे थे क्या बोलें, फिर जब सोचा तो बहुत सारी बात एक साथ ही, बहुत सारी बात उनकी सब याद आने लगी। तो लगा ऐसे कि हम लोग तो कुछ भूले ही नहीं थे, सब कुछ हम लोग को वैसे ही याद है जो पहले अब्बू बोला करते थे हम लोग को समझाने के लिए, बताने के लिए, जो भी है। तो उनकी प्यार, तवज्जो सब याद आने लगा एक साथ। और लेकिन अब्बू के बारे में इतना कह सकते हैं कि अब्बू तो एक बहुत ही नेक, ईमानदार, मेहनती, अपने काम के लिए, अपने जो ऑफिस वर्क उसके लिए बहुत ज़्यादा ही वो सिंसियर थे, और दूसरों से भी वही उम्मीद करते थे कि वो उसी तरह से, उसी ईमानदारी के साथ काम करें। और कभी कभी जो डांट वाट पड़ती थी उनके स्टाफ वगैरह को, उसी वजह से वक्त की पाबंदी उनको बहुत ज़्यादा उनकी अहमियत थी। अगर 4 बजे निकलना है तो निकलना है,
तो ये सब उनकी बातें थी जो अभी तक हमको याद है। और ये 2-3 बहुत अच्छी बात, जो अपने सारे बच्चों का वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखते थे। ये नहीं कि अपने काम में बिज़ी हैं तो फिर बच्चों का ध्यान नहीं, मैंने और जाने के पहले भी कुछ इंस्ट्रक्शंस उसके रहते थे जो वो दे कर जाते थे। अगर कोई बीमार है तो उसके सर पे हाथ रख करके दुआ पढ़ के फूंक दिया, बाकी दूसरे को बता दिया कि हाँ भाई इसको ऐसे देखना, ऐसे खिलाना पिलाना है। और शाम में आकर के फिर उनकी रूटीन रहती थी, चाहे कितने भी थके हुए रहें, ये नहीं कि भाई जा करके कमरे में बैठ गए और मुंह बना के घुसे, कुछ बोल नहीं रहे, ये सब कुछ नहीं था उनका। थके रहते थे इसलिए आते थे अपना फ्रेश हुए, लेकिन जब बैठ के चाय पीने का वक्त हुआ तो फिर सारे बच्चों को वो पूछते थे, नाम ले लेकर पुकारते थे और सबके बारे में पूरे दिन की जो उन लोग की क्या एक्टिविटी रही बच्चे लोग की वो सारा कुछ जानते थे। तो ये सब बात थी। और बहुत सारी ऐसी बातें वाक़या हैं जिनको याद है। उनके बोलने का स्टाइल, सुबह उठाने का स्टाइल बहुत होता है कि बहुत लोग डांट के उठाते हैं, वो उठाते थे, थोड़ा बोलते रहते थे, चलते रहते थे कि अरे भाई आज फलाना दिन है, उठ जाओ, इतनी देर में उठोगे तो पूरा दिन सोते रहोगे तो क्या होगा, आज 1 जनवरी है, साल का पहला दिन है, इस तरह से आज इंडिपेंडेंस डे है, इस तरह से करके वो उठाते थे। और कुछ बना है ख़ास ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद भी उनका एक था जो मुझे बचपन से याद है हमको, वो बोलते रहते थे, एक लुक़्मे सबाही बेतरज़ मुर्ग़ माही। सुबह का जो नाश्ता है वो सब, सुबह में जो खाना वो सब मुर्गी और मछली के दिन भर से बेहतर होता है। वो हमको छोटे से ही वो याद था, अपनी तोतली ज़बान में बोलते थे पहले, मुर्ग़ माही चुर्ग चाही। और मेरी ज़ात से जो मतलब वाबस्ता है वो एक बार और इसी तरह से किसी की शादी वादी थी तो क्या कहते हैं, किसी जो ऐसी इमिटेशन की दुकान थी कोई, और कौन था याद नहीं आ रहा है, तो उसमें एक नग का सेट था, वाइट नग का, मतलब मेरे ख्याल से अमेरिकन डायमंड के तरह ही की चीज़ थी। तो अब बार बार हम उसको उठा रहे थे और रख दे रहे थे, दाम देख के रख दे रहे थे। तो फिर अब्बू बोले अरे क्या बेटा तुमको ये पसंद है? तो हम कहा नहीं अब्बू बहुत ज़्यादा है, दाम बहुत कीमती है। तो फिर अब्बू ने दुकानदार से कहा इसको दे दीजिए। तो हमको फिर बाद में बहुत अफसोस होगा, बेकार हमने इतना महंगा, शायद 100 रुपया उस ज़माने, 100 रुपया 120 रुपये कुछ दाम था उसका। तो ये सब बातें अब अपनी बेटी लोग को बहुत ख्याल करते थे। उनका कहना था कि मेरा बस चलता तो हम अपनी बेटी सब के लिए एक महल बनवा देते, ये अब्बू की लैंग्वेज थी। अगर कोई मुंह बना के मतलब कुछ सीरियस होकर काम हम लोग कर रहे हैं तो बोल बहुत काम करती हो बेटा, क्या हुआ है, मुंह क्यों सूखा हुआ है, मतलब इस तरह की बात जो आपको थोड़ा चीयर अप कर दे, मैंने लगे कि हाँ कोई पूछ रहा है आपको। ऐसा नहीं कि लड़की है तो काम ही किए जाए और उसकी कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं है। फिर हम लोग फिल्म भी जाते थे, अब्बू लेकर जाते, हम लोग सारी जो भी कुछ पूछना होता था हम लोग अब्बू से पूछ लेते थे डायरेक्ट। ऐसा ये था, रौब था, ऐसी बात नहीं है, रौब भी था। टाइम पे उनको सब काम होना चाहिए था। नाश्ता का टाइम है तो नाश्ता लग जाना चाहिए। रात में बहुत देर तक गप करना या मगरिब के बाद किसी को बाहर निकलना ये उनको पसंद नहीं था। और भी बहुत सारी है, उनका तो किस्सा सब बहुत होता था। कहीं से भी आते थे तो एक उनका किस्सा बना के नहीं, मतलब जो होता पूरे दिन का हुआ या किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, अगर शादी में गए, किसी के ऐसे ही किसी के मिलने गए, टूर पे गए, तो दिन भर का जो उनका रहता था वो पूरा इतने अच्छे से सुनाते थे, हम बहुत शौक़ से सुनते थे, बल्कि हम लोग घेरा लगा के बैठ जाते थे। और भी अब्बू का बहुत सारा किस्सा था, ज़लज़ले का किस्सा, तो आपको इसका क्या नाम है, सैलाब आया था सुपौल में तो बहुत दिन कश्ती पे रहे थे। एक उनका फाइनल प्रोग्राम हुआ था जिसमें उनको हंसी का दौरा पड़ गया था। वो अब्बू बहुत बार वो सारा किस्सा सुनाते हैं जो मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा, सब लोग ही थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन अब्बू की ये सब बात हमको बहुत पसंद थी कि बेटी लोग को भी वो बहुत अहमियत देते थे, बल्कि ज़्यादा हम कहेंगे कि ज़्यादा मानते थे। और ये भी बोलते हुए सुना है कि हर आदमी को अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहने का हक़ है। मतलब किसी बात में कोई बोल रहा था, अम्मी बोले अरे तुम लोग चुप रहो, ऐसे कुछ बोली, तो बोले नहीं, जिसको जो बोलना है उसको बोलने देना चाहिए। और हम लोग से भी पूछते थे, राय लेते थे, इतना भरोसा था उनको।
हम लोग के ऊपर कि मतलब ऑफिस के भी कभी कभी हमसे कुछ कुछ काम वो करवाते। अम्मी के लिए भी अब्बू के तवज्जो उनकी ये वो मतलब दिखता था कि हाँ बिना खाए सो नहीं सकती हैं, उनको बहाने से खाना खिलाना, जाओ बेटा खिलाओ, माँ के पैर के नीचे जन्नत होती है, देखें कौन फर्स्ट होता है, इस तरह से कह के वो काम करवाते थे। कभी कुछ लाए ख़रीद करके तो अम्मी से बोलते थे अरे साड़ी ऐसे बंधी हुई थोड़ी अच्छी लगती है, जाइए पहन करके आइए, दिखाइए पहन के। इस तरह से उनको शौक़ भी था। चादरों का उनको बहुत शौक़ था, एकदम धुली धुलाई चादर नीचे, और जब भी बाज़ार जाते थे चादर ख़रीदते थे कहीं भी। तो ये सब तो था, शौकीन तो खैर थे ही। भले ने देखा बहुत देर तक वो कंधे पे लेते थे, अर्शी कैफ़ी वगैरह बहुत ज़्यादा ही लटकते थे जब आते थे टूर से, ख़ास करके तबीयत ख़राब रहती थी। सैफ़ी को देखा है पूरी रात वो गोद पे लेके बैठे रहे, सैफ़ी की तबीयत ख़राब होती थी। तो अब्बू को दूध बनाते हुए देखा है, चाय बनाते हुए भी देखा है। ऐसी बात नहीं है कि वो बस। और कभी कभी मज़ाहिया अंदाज में भी कभी कभी कुछ कुछ अब्बू ये करते थे। और हाँ, डांटने की बात है, जहाँ तक बिगड़ने की बात है, सबको गुस्सा आता है। तो गुस्से में भी अब्बू का ये था कि एक बार दूध की उबाल के तरह आया और फिर खुद ही बोलते थे अरे हम थोड़ी थे, वो तो जलालुद्दीन ख़ान थे, जलालुद्दीन ख़ान। तो हम लोग बाद में उसको जलालुद्दीन ख़ान कौन थे, बहुत छोटे में सोचते थे। फिर बाद में समझ में आया कि अब्बू अपने बारे में ही कहते, कह रहे वो जलालुद्दीन ख़ान आ गए थे। जहाँ तक सवाल है कि जब आपके आसपास कोई बुज़ुर्ग रहते हैं तो उस वक्त की अहमियत कम होती है, पता नहीं चलता, लेकिन वही जब आपसे दूर चले जाते हैं तो हर एक छोटी छोटी बात याद आती है। अब्बू एक जिंदादिल इंसान थे, पूरे अखलाक थे, और उनको रिश्तों की अहमियत बखूबी मालूम थी और हर रिश्ता बहुत अच्छे से निभाते थे। खिसराई को बिलोंग करते थे, एक ज़मींदार फैमिली को बिलोंग करते थे अब्बू, और वहाँ से वो शहर आए मुजफ्फरपुर, वहाँ पे अपना एक मकान बनाया उन्होंने। लेकिन वो कनेक्टेड थे, हमेशा खिसराई से कनेक्टेड थे, वहाँ के लोगों से कनेक्टेड थे, और वैसे ही लोगों से मिलना, और कोई एटीट्यूड नहीं था उनमें कि वो एक ज़मींदार फैमिली को बिलोंग करते थे, ऐसा कुछ उनमें था नहीं। काफ़ी सादी ज़िंदगी थी उनकी, बहुत ही इज़्ज़त उन्होंने कमाई अपने डिपार्टमेंट में जहाँ वो काम करते थे, काफ़ी उनका नाम था और इज़्ज़त थी, और काफ़ी वक्त उन्होंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गुजारा। और चूँकि ट्रांसफरेबल जॉब थी तो हर वक्त में थोड़ा वो मूवमेंट रहता था, तो हम लोग उनके साथ हर जगह जाते थे। मुझे याद है कि उनको एक बार यूनिसेफ और सेंसस के लिए उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट भी मिला। उन्होंने ब्लॉक लेवल पे काफ़ी अच्छा उसको इम्प्लीमेंट कराया और उसको एग्जीक्यूट किया, तो जिसके वजह से वो सर्टिफिकेट उनको मिला। एक चीज़ और भी बहुत अच्छी थी अब्बू में, जो हमेशा वो सिखाया करते थे कि जो भी आपके 4th ग्रेड एम्प्लॉय, ड्राइवर को हो या फिर चपरासी हो, उनका आप पूरा इज्जत कीजिए और उनको पूरा डिग्निटी के साथ उनके साथ पेश आइए। ये उनके साथ बहुत अच्छी बात थी वो, और बहुत ही अच्छा वक्त उनका गुजरा, बहुत ही इज्जत रही उनकी। आखिरी में जब रिटायरमेंट के बाद उनको एक डिजीज़ हुई जिसको पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं, वो काफ़ी तकलीफदेह बीमारी है जो कि न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, जिसमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने आसपास के लोगों के लिए। लेकिन उस वक्त भी, उस हालात में भी उन्होंने अपनी स्पिरिट को कम नहीं किया और काफ़ी खुश रहते थे और उसको अच्छे से फेस किया। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चों की परवरिश बहुत ही अच्छी की, काफ़ी वैल्यूज। इनका अप्रोच जो था लाइफ में वो ये था कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच था और ट्रेनिंग का अप्रोच रहता था, विच हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड अस इन आवर लाइफ, इन लीडिंग आवर लाइफ, एंड आई गेस इट हैज़ हेल्प अम्मी ऑल्सो इन हर लाइफ और इन डिस्पेंसिंग द लेफ्ट आउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अब्बू। जब अब्बू का इंतकाल हुआ था उस वक्त 3 ही बच्चों की शादी हुई थी, 3 बेटियों की शादी कर पाए थे। उसके बाद 6 लड़कियों की शादी हुई, सबों को सेटलमेंट कराया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली शी वाज इन्वॉल्व। तो कहीं ना कहीं जो उनकी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पिछले 40 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में जो अब्बू के साथ रहने से जो ट्रेनिंग हुई, एंड शी सक्सेसफुली अकम्प्लिश हर लेफ्ट आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी
एंड और उसके बाद की जिम्मेदारी में भी जो बच्चों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया और जो साथ में जितनी फ्रीडम चाहिए थी उनको वो फ्रीडम दी. So these were her achievement, but I think the source of learning for her was again Abbu and the practical training which he gave, so which made her job easy. और एक और लास्ट लाइटर नोट पे एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि बिना जब हम लोग छोटे थे तो वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड कि अब्बू टूर से आएंगे और शाम में बैठेंगे और शाम में चाय के बाद बैठ के हम लोगों के साथ अपना दिन भर का पूरी स्टोरी शेयर करते थे. आज वहाँ गए, ऐसे बात हुई, उससे मिले. सो हाफ एन आवर टाइम ही यूज्ड टू स्पेंड इन टेलिंग द स्टोरी एंड वी यूज्ड टू ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर दैट टाइम पीरियड. And now I realize that probably that was his way of relaxing or spending time, quality time with the all family together. तो उसमें सभी इकट्ठे होते थे एंड तो हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगता था कि वहाँ पे बैठ के सुनते थे. तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन टाइम की लिमिटेशन है. So these are the few points which I wanted to say. अभी लॉकडाउन में मेरा बाल कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरी शक्ल अब्बू से बहुत ज़्यादा मिलती है. अच्छा लगता है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटीज़ हम में आए. अब्बू के लाइफ का एक एस्पेक्ट जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे वो ये कि वो बहुत ही स्पोर्ट्स लविंग थे. चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, वो सभी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते थे. हमको अच्छी तरीके से याद है 1980s के ओलंपिक में इंडियन हॉकी मैच का फाइनल था स्पेन के अगेंस्ट और रेडियो में कमेंट्री हो रही थी और अब्बू सुन रहे थे. और जब भी कमेंटेटर ज़फ़र इकबाल और शाहिद बॉल लेके आगे बढ़ते थे तो ज़फ़र इकबाल शाहिद कमेंटेटर ज़ोर से करते हैं और साथ में अब्बू इधर से गोल कर देगा. तो ये काफ़ी पहले की बात, काफ़ी इंटरेस्ट लेके सुना करते थे कमेंट्री. ठीक उसी तरह 1983 का इंडियन वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल रात में हुआ था. हालांकि अब्बू जल्दी सोने के आदी थे, लेकिन वो मैच हम लोगों ने ट्रांजिस्टर पे अब्बू के साथ कमेंट्री रात में काफ़ी देर रात तक सुना. फिर 1986 में जब वर्ल्ड कप फुटबॉल था उस में अर्जेंटीना का जो फाइनल मैच था, उस ज़माने में टीवी आ गई थी. वो मैच भी काफ़ी देर तक हम लोगों ने देखा था और उसमें मैराडोना के गोल पे अब्बू काफ़ी एक्साइटेड हुआ करते थे. तो इसी तरह अब्बू काफ़ी इंटरेस्ट लेके हम लोग के साथ देखते थे. और जब 1985 से 89 तक जिस ज़माने में शारजाह में क्रिकेट हुआ करता था, तो उस ज़माने में भी अब्बू हम लोग के साथ दिन भर क्रिकेट देखते थे, सुबह से शाम तक. जब भी वो घर पे होते थे तो मैचेस देखते थे. बल्कि दिन भर हम लोग के टीवी पे मैच देखने से अम्मी कभी कभी नाराज़ हो जाया करती थी, तो अब्बू पर मना नहीं करते थे. इनफैक्ट अगर अब्बू को पता होता था कि कल मैच है तो वो पहले ही अम्मी को बोल देते थे कि बच्चों से अगर कोई काम कराना है तो आज ही करा लीजिए, कल इन लोग का मैच है. इस तरह से अब्बू का एक और किस्सा 1981-82 में जब हम लोग छोटे थे तो ज़्यादातर मतलब फ्री टाइम में अब्बू के साथ हम लोग कैरम खेला करते थे. तो हम लोग तीनों भाई होते थे और अब्बू होते थे. सैफ़ी छोटे थे तो उन्हें अब्बू स्कोरर बनाया करते थे. वो पॉइंट्स नोट करते थे हर मैच के बाद. और उनको मीर मुंशी का टाइटल अब्बू ने दे रखा था कि वो हर 2-3 राउंड के बाद अब्बू पूछते मीर मुंशी साहब बताइए क्या स्कोर हुआ, और इस तरह से फिर 10 राउंड के बाद पता चलता कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ. तो इस तरह से हम लोग का बहुत ही स्पोर्टिंग और फ्रेंडली रिलेशन था अब्बू से. और अब्बू की एक बात जो अक्सर हमको याद आती है और हम भी अपनी बेटी को बताते हैं वो ये कि वो कहते थे कि खेल में हार जीत होती रहती है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है. फाइनली अब्बू का एक किस्सा जो अब्बू खुद ही बताया करते थे कि जब लेट 70s और अर्ली 80s में वो ट्रेन में सफ़र कर रहे होते तो कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लोग उन्हें जॉर्ज फर्नांडिस समझकर उनके पास आ गए. हालांकि मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अब्बू की शक्ल फिल्म एक्टर अशोक कुमार से ज़्यादा मिलती थी. मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि शादी के बाद अब्बू और अम्मी दोनों ही मिले, लेकिन अब्बू तो नहीं थे. उनकी बहुत सी दुआएं हम लोगों के साथ हैं. अब्बू के बारे में जिससे भी सुना बहुत तारीफ़ सुनी. वो बहुत केयरिंग थे, सभी का बहुत ख्याल रखते थे और बहुत लोगों की मदद भी किया करते थे. अब्बू की एक आदत मुझे बहुत पसंद है,
वो अम्मी का बहुत ख्याल रखते थे और रिटायरमेंट के बाद तक भी अब्बू हमेशा अम्मी को नानी अम्मी से मिलाने ले जाया करते थे बहुत पाबंदी से, और नानी अम्मी की बहुत इज़्ज़त किया करते थे। अब्बू और अम्मी ने अपने बेटों का नाम बहुत सोच समझकर इलाही पर रखा है, मुझे बहुत पसंद है, इसका सब पर बहुत अच्छा असर भी है। अम्मी हम लोग के साथ बहुत फ्रेंडली रहती हैं, वो कहीं भी होती हैं उन्हें सभी का बहुत ख्याल रहता है, चुटकी में सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं। अम्मी के साथ हम लोग बहुत सी जगह घूमने गए, लेकिन उसमें खिसराही की ट्रिप बहुत ही मज़ेदार थी। वहाँ का बड़ा सा घर और घर के सामने एक नदी थी, उस नदी में हम लोग घूमने गए थे, बोटिंग भी करी थी और घर का एक तालाब भी था, उस तालाब में बहुत सी मछलियाँ थी, हम लोगों ने वो खाई थी, बहुत मज़ा आया था। हाँ, ये एक यादगार ट्रिप थी। अम्मी सभी से बहुत अच्छे से बहुत खलूस से मिलती हैं, वो चाहती हैं कि हमेशा सभी का आना जाना लगा रहे, उन्हें गेट टुगेदर बहुत ही पसंद है। मुजफ्फरपुर में अब्बू ने काफ़ी अच्छा घर बनाया हुआ है, वहाँ कभी कभी हम लोग का आना जाना होता रहता है, उस घर से जुड़ी बहुत सी अच्छी और प्यारी बातें इन लोगों की हमेशा सुनने को मिलती रहती हैं। अब्बू को कुछ चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ था, घर का उनको काफ़ी शौक़ था, उन्होंने घर बहुत शौक़ से बनवाया था और उसमें काफ़ी उस वक्त मसरूफ़ होने के बावजूद भी वो उस घर में बनवाने में उसको काफ़ी मेहनत की उन्होंने और वक्त दिया। उसके बाद वो घर कंप्लीट हुआ और वो कंप्लीट होने से पहले ही हम लोग उस घर में शिफ्ट कर गए थे और फिर वहीं से सबके एडमिशन हुए, पढ़ाई लिखाई हुई और सबका रहना हुआ और उस घर से हम लोगों की काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। जैसे हम तीनों बहनों की शादियां वहीं उसी घर से हुई, पहले नसरी की हुई, फिर हमारी हुई, फिर मन्नी की बाद में हुई और शादी भी उन्होंने काफ़ी शौक़ से और किया, हम लोगों की काफ़ी अच्छे से शादी हम लोगों की हुई। उसके बाद फिर हम लोग गर्मी की छुट्टी में वहाँ जाते थे, समीन को लेकर के हम जाते थे, फिर साइमा सुम्बुल और नसरी आ जाती थी और वहीं पर बाद में तो रिशानम भी हो गई थी, वहाँ रहती थी। तो जब समीन और साइमा सुम्बुल छोटे थे तब अब्बू काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, लेकिन फिर भी वो चूँकि उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, बहुत ज़्यादा लगाव था, तो वो उनको हम हर चीज़ में उनके हिस्सा लेते, हर चीज़ को शौक़ से करते और बहुत खुश होते थे वो। ख़ासकर वो समीन की बर्थडे का काफ़ी एहतमाम करते थे, क्योंकि गर्मी में ही उनकी बर्थडे होती थी, तो उसमें वो काफ़ी एहतमाम से तैयारी करते थे, उनके समीन की पसंद का ख्याल रखते हुए उनका केक बनना, उनके लिए गिफ्ट मंगवाते थे और फिर बच्चों को इनवाइट किया जाता था और बहुत खुश होते थे वो और साइमा सुम्बुल का भी काफ़ी ख्याल होता था। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी की बात है कि अब्बू के बारे में कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। अब्बू एक बहुत अच्छे और नेक इंसान थे, उनकी यादें और बातें तो इतनी हैं कि जो इतने कम वक्त में बताना बहुत मुश्किल है। उनकी नेकी ही है जो हम सब आज इस मुकाम पर हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो इतने बिजी लाइफ रहने पे भी अपने बच्चों को उन्होंने बहुत टाइम दिया और अपने घर और बच्चों के लिए वो हमेशा ही वक्त देते थे और हमेशा ख्याल करते थे। एजुकेशन के दौर में भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया सब बच्चों का साथ साथ, और फिर हम शादी के बाद भी बहुत से दिन उनके साथ गुजरे जो बहुत ही यादगार दिन थे। रिशानम के साथ भी वो उन्होंने बहुत टाइम दिया, बहुत खेलते थे उनके साथ और अपनी बीमारी को भूल जाते थे। बीमार रहने पे भी वो अपने बच्चों को हमेशा बच्चों के साथ बात करते, उनके साथ बैठते और इनके नहीं आने पर एक दो दिन वो उनको काफ़ी इंतज़ार रहता था और वो अक्सर अम्मी को बोलते कि आज वसीम बाबू आएंगे, आप कुछ ख़ास बना लीजिए।
साथ रहते रहते और अचानक इतने अच्छे दिन रहते हैं हम लोग, वो हमारे बीच से चले जाएंगे ये हम लोगों ने सोचा नहीं था। लेकिन ये सच्चाई और एक हकीकत है कि वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सारी यादें और बातें तो हमारे साथ रहेंगी इंशाल्लाह। और वो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। चाहने वाले और ये तहसीन अक़ीदत मैं पेश करना चाहता हूँ हमारे हर छोटे बहनों जनाब उस्मानी साहब के लिए। तहसीन अक़ीदत इसलिए कि मैं उस ज़माने के एक टिडबिट बताना चाहता हूँ, जब उन दिनों जब सर पे सरशारी का जुनून तारी था और मैं यंग था, ये 80 के शुरू के दिहाई की बात है कि मैं उन दिनों जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से MSc करने के बाद वापस मुजफ्फ़रपुर गया और मैं IAS की तैयारी कर रहा था। और ये उस्मानी दुल्हा भाई और उनके बच्चे सब वापस मुजफ्फ़रपुर आए और हमारे घर से मुस्तसिल उनका मकान था। जब मैं पढ़ता रहता था और उनका एहसान करम है, उन्होंने मुझे एक रूम दे दिया अपने घर में ताकि मैं वहाँ सुकून से पढ़ सकूँ। मैं पढ़ता रहता था, पंखा भी नहीं था और गर्मी रहती थी, फिर भी मैं पढ़ता रहता था। और शाम के वक्त मेरी शाम 3:30-4 बजे ख़त्म हो जाती थी। मुझे दिन में सोने की आदत नहीं थी, तो मैं 3:30-4 से, लेकिन उस्मानी दुल्हा भाई के यहाँ इनके जितने बच्चे हैं, अर्शी, फैज़ी, कैफ़ी, सैफ़ी और जितने सब लोग ये दिन में सोते थे और मैं इंतज़ार में रहता था कि ये कब उठे और मैं जाके उनको उठाता था कि उठो भाई उठो। फिर हम लोग का एक मामूल था कि शाम में उनके घर में ऊपर में लगभग 150 गज का मकान, ज़मीन में मकान था, जिसके टेरेस पे शाम में 5-5:15 बजे किसी तरीके से इन लोग को जल्दी करके चाय बनती थी। मैं वहाँ भी चाय पीता था। फिर उसके बाद वन डे इंटरनेशनल का प्रोग्राम होता था। मैं अकेला, टीम में अकेला खुद होता था, बाकी इनको हजरात और इनके साथ मैं क्रिकेट खेलता था। और फिर ये बाउंड्री थी छोटी सी, 2.5-3 फीट की रेलिंग थी, तो फिर ये था कि उस बाउंड्री में लग जाए डायरेक्ट तो 6 हो जाए। पढ़ाई का मामला ख़त्म हो करके दिन में शाम में इन लोगों के साथ क्रिकेट खेलता था। बड़े उस्मानी साहब बेचारे तो कहते थे मेरा छत गिरा दीजिएगा आप, लेकिन ही वॉज सो नाइस, सो वंडरफुल, सो डाउन टू अर्थ गाय एंड ही नेवर इंटरफेयर। कभी किसी को डांटा नहीं, किसी को। फिर कहते थे अच्छा आ गए आपकी टीम होगी, फिर हम ऊपर चले आते थे। फिर धप होता था तो फिर नीचे से आवाज़ आती थी, अरे भाई छत गिर जाएगी। लेकिन उसी बेतहाशा सर पे सरशारी का जुनून तारी था, जवानी थी, शहर वालों से रकाबत का जुनून तारी था। बच्चों को भी अपना रकीब बना के कभी लड़ाई कभी दोस्ती, और उसी में छक्का, कभी डिस्प्यूट हुआ कि भाई नहीं ये 4 हुआ, कभी आप बेईमानी कर रहे हैं। फिर कभी कैफ़ी साहब क्या कुछ ख़ास अंदाज की बॉलिंग, और कभी कोई कुछ ना कुछ उसमें होता रहता था। कभी मैं 50 बनाता था, फिर इनको बंडल आउट कर देता था, फिर दोबारा मैच शुरू होता था। और लिहाजा ये सिलसिला 2-2.5 घंटे का बड़े। और उस्मानी साहब का फिर मगरिब के बाद उनका मामूल था बेहतरीन नाश्ता, इवनिंग स्नैक्स, फुल वेरी हाई टी होती थी, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती थी, चाय होती थी। फिर वो चाय पी के फिर शाम में जाके फिर मैं 2-4 घंटा पढ़ता। और फिर इसी तरह से ये रोज़ का सिलसिला होता, रोज़ का। ये गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात, रमज़ान का मुबारक महीना है। वो नेक साले इंसान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके बच्चों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कामयाबी दे, इक़बालमंद दे। एंड आई एम वेरी प्लीज to tell you all that all of them are well settled, earning a lot without disclosing how much they earn, but I find them to be happy. थोड़ा सा भी कुछ अपना इज़हार ख्याल करूँ, मोहब्बतें बहुत हैं, यादें बहुत हैं, हमारे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं समअप कर सकूँ अपने इमोशंस को उनके साथ और उनके बच्चों के साथ। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर फॉर and very relevant that his vision was very good, and because of his vision we are where we are today.
क्योंकि उस ज़माने में ये बहुत ही बोल्ड डिसीज़न था कि आप अपने ज़मीन एंसेस्टर्स की ज़मीन बेच के आप बच्चों की पढ़ाई पे पैसा खर्च कीजिए या शहर में रहिए या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में नहीं है. बट अब्बू टुक दोज बोल्ड एंड वाइज डिसीजंस एंड देन आई मीन रिजल्ट इज़ देयर. आई एम श्योर. अब्बू जुमा की नमाज के लिए सबसे पहले मस्जिद जाते थे. आज हम जो कुछ भी हैं, जो कुछ भी हमने अचीव किया है, वो अब्बू और अम्मी की दुआओं का नतीजा है. Being the youngest in the family, I have spent the least amount of time with Abu. As he passed away when I was 17 or 18 years of age, whatever little time I did spend with Abu and I share some wonderful memories and moments together, which I cherish till this day. If I have to go back and remember my fondest memory with Abu, it has to be our little Sunday morning ritual of walking to the neighborhood market to buy comics and sports magazines. This was the highlight of my Sundays. I still remember I woke up all bright and early to find Abu dressed in his best, waiting for me. I would then hold Abu's hand and both of us would walk to that marketplace. As soon as we reached this shop, Abu, being an avid reader himself and a keen observer of politics, would straight away go to the political magazines like Sunday Times and Frontline, and I would buy all sort of comics and sports magazines like Sports Stars. Way back, Abu would buy me all sort of sweet treats like chocolates and cakes and sometimes pastries also. Among Abu's many qualities was also his knack for storytelling. He was a master storyteller. I still remember during those hot and humid afternoons or evenings rather in Muzaffarpur, when we all would be getting very restless due to this power outage which was so frequent in Muzaffarpur, especially during those times. Abu would gather us all around and he would narrate interesting stories and anecdotes about his life in Kisrahi, about the massive earthquake that happened in 1947 in Bihar that almost destroyed his house in Kisrahi. Also about the partition and the tragedy that followed the partition. He would also tell us about some of the tough decisions he had to take as a government officer, especially during the times of emergency in 1975. And I also remember he would narrate interesting anecdotes and stories about the lives of the prophets. As I grew up, I realized that these stories that Abu used to narrate to us was his way of giving us subtle lessons about honesty, commitment and courage without being preachy. अब्बू अक्सर मेरे ख्वाब में आते हैं, वहीं मुजफ्फरपुर वाले घर में, और ऐसा लगता है मुझे दुआएं देकर चले जाते हैं. अब्बू एक बहुत ही नरम दिल और खुश मिजाज इंसान थे और वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करते थे. उन्हें चाय का बहुत शौक़ था, चाय बहुत पसंद थी. मुझे याद है कि मैं जब भी अब्बू के लिए चाय बना कर ले जाती थी तो वो बहुत खुश होते थे और बहुत दुआएं देते थे और कहते थे कि वाह बेटा, ये दुआ कबूल होने का वक्त था कि अभी अल्लाह से कुछ और मांगा होता तो वो दुआ भी पूरी हो जाती. वो हम लोगों की स्टडीज़ पर भी काफ़ी ध्यान देते थे और हमारे बिज़ी होने के बावजूद हमारे क्वेश्चन पेपर्स देखते थे, ख़ासकर मैथ्स के. और उन्होंने मुझे 10th में इंग्लिश भी पढ़ाया था. जब मेरा 10th का रिज़ल्ट आया था तो वो बहुत खुश हुए थे और उन्होंने मुझे अम्मी से कहकर सोने की बालियाँ इनाम में दी थी, जो मैंने अभी भी संभाल कर रखी हुई है. उनकी ये यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी और उनकी कमी हमें हमेशा महसूस होगी. अब्बू हम लोगों को मगरिब के बाद रोज़ाना दुआ पढ़कर फूंकते थे. अल्लाह ताला से दुआ है उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन.
So summer vacation is a very important part of your childhood, especially for me, because मेरा जो समर वेकेशन था दैट वाज ऑल अबाउट मुजफ्फरपुर। वहाँ का घर, अब्बू का घर, जो कि उन्होंने बहुत प्यार से बनाया था और मैं हर साल वहाँ जाता था। आई लव्ड गोइंग देयर एंड जब भी मैं जाता था मुझे बहुत खुशी मिलती थी, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता था और मैं वहाँ जाके चिल्लाने लगता था, सबको बताता था कि हाँ ठीक है मैं आ गया हूँ। और अब्बू भी बहुत एक्साइटेड होते थे, बहुत खुश होते थे हम लोगों को देख के और बहुत इंतज़ार करते थे हम लोगों के आने का, बहुत एहतमाम करते थे। अच्छी चीज़ें मंगाना, जो चीज़ हमें पसंद थी वो मंगाते थे। वो सारे बच्चों को देख के बहुत खुश होते थे, स्पेशली मैं, सहमा, सुंबुल, जो कि हम लोग हर साल जाते थे वहाँ पे और टाइम स्पेंड करते थे, जो भी लोग थे वहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी यादें हैं और अब्बू के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है बचपन का। मैं उनको तंग भी करता था काफ़ी, क्योंकि वो मेरे से प्यार करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, तो मैं थोड़ा बहुत मजाक कर लिया करता था। मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे, तो उनको तंग भी करता था। तो उनकी चेयर पे जाके बैठ जाना, जब वो आते थे डाइनिंग टेबल पे उनके आने से पहले ही बैठ जाता था, फिर मैं उठता नहीं था, उनको जगह नहीं देता था। और ऐसे ही थोड़े बहुत दिन में जब वो लेटे होते थे, फिर मैं उनके पैर में जाके गुदगुदी करता था और थोड़ा बहुत छेड़ता रहता था। वो बोलते थे कि अभी हल्ला मत करो, मैं रेस्ट करने का टाइम है, बट मैं दिन भर क्रिकेट खेलता रहता था ड्राइंग रूम में। काफ़ी सारी चीज़ें तोड़ी हैं मैंने वहाँ पे उनके घर में। तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं। फिर शाम में क्रिकेट होता था वहाँ पे, मामू लोगों के साथ क्रिकेट खेलना नीचे वरांडा में, और बर्थडे सेलिब्रेट करना। जैसे अभी आप देखेंगे तो मैंने अपना सारा बर्थडे वहाँ सेलिब्रेट किया अपने हाई स्कूल तक, और वो इंश्योर करते थे कि वो सारा केक्स, स्नैक्स और काफ़ी लार्ज और ग्रैंड पार्टी हो हर साल, और हर साल होती थी। और जब से मुझे याद है, इनफैक्ट मेरे याद होना उससे पहले भी मैंने फ़ोटोज़ देखी हैं, तो ऑलमोस्ट मेरी फर्स्ट बर्थडे से लेके अपने हाई स्कूल तक मैंने सारी बर्थडेज वहीं सेलिब्रेट किए हैं। तो उसमें बहुत सारे गिफ्ट्स देना। इनफैक्ट जब मैं जाता भी था मुजफ्फरपुर से वापस समर वेकेशन के बाद, एक तो मैं कभी भी जब जिस दिन जाना होता था उस दिन नहीं जाता था, उसके 1-2 दिन बाद ही जाता था, क्योंकि मैं हमेशा रोने लगता था कि मुझे नहीं जाना है यहाँ से। तो अब वो कैंसिल करवा देते थे मेरा जाना। तो मैं जाते टाइम पे मुझे गिफ्ट मिलता था मुझे, और यही है कि बहुत सारा प्यार वहाँ पे मिला है और बहुत सारी यादें हैं अब्बू से रिलेटेड, वहाँ के घर से रिलेटेड। Assalamu alaikum everyone. This is me speaking on behalf of all the kids younger than me. I know you guys don't have much of his memories, but believe me, had he been here with us today, we all would be having an incredibly amazing grandpa and a best friend also. Just like we have our precious nanny or dadi for most of you. Even I don't remember much, but the little memories that I have, I remember him sitting on his special wooden chair in the middle of the drawing room, sipping his evening tea, laughing with all of us. During his last days, I remember how Anam and I were sneaked inside the hospital just to see him for one last time, and then we had to hide in the balcony of the hospital room. All I can say is we'll always love him and he'll always remain alive in our hearts. Bye. And there is this void in your life, that empty space. But the way Abu lived his life is a matter of pride, and it continues to be an inspiration for all of us. हमारी आखिरी मुलाकात उनके इंतकाल के चंद दिन कबल उनके रिहाइशगाह पे हुई, जो जामिया मिलिया के नज़दीक थी। हम दोनों की आंखों में वैसी ही मोहब्बत और इज़्ज़त थी, पर हालात छेड़छाड़ के नहीं थे। तकरीबन 40 साल का ये खुशगवार सफ़र और यादगार सफ़र बड़ी मायूसी से ख़त्म हुआ। खुशी इस बात की है कि उन्होंने इस दुनिया में बड़े होनहार और इक़बालमंद बच्चे दिए। तहे दिल से मैं उन्हें अपने बाप और बड़े भाई के मानिंद तस्लीम करता था और बेइंतहा इज़्ज़त करता था और करूँगा। अल्लाह की से ये दुआ है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए, और उनकी अहलिया यानी हमारी बहन और उनके बच्चों को अच्छी सेहत और अच्छी किस्मत से नवाजे। आमीन। उनकी खूबियाँ अनगिनत हैं, कहाँ तक गिनाई जाए। रमज़ान के मुबारक महीने में मग़फ़िरत के अशरा में उनके लिए तासुरात मैं दे रहा हूँ, इसलिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत फिरदौस में उन्हें आला दर्जा नसीब फरमाए। Assalamu alaikum. Let's make a dua for our beloved Dada.
O Allah, accept all his good deeds and give him a higher place in Jannah. O Allah, bless all his family members with good deeds, good health and strong iman. O Allah, give more and more knowledge to all his grandchildren. O Allah, give help to Dada and make her more strong and active. Amen. सताइश में क्या आपके मैं कहूँ, है हर सू आया नक्शे जां आपका। अरे अमन, तुमको कुछ बात समझ आई क्या? हाँ यार, दादा अब्बू वाज अ ग्रेट पर्सन।